हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था, उससे उसका डेरिवेशन की थी मोलर मास की, और कैसे मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो कई बार रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक दो एप्लीकेशन है इसकी। जैसे सबसे पहले हमारे पास इन मेकिंग एंटी फ्रीज सोल्यूशन, क्या बनाने के लिए, एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाने के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो हमें नॉर्मली पता है क्या कि हमारा जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है जो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादातर जो टेम्परेचर है, हम कहें वेदर कंडीशंस है, वो क्या बर्फबारी होते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, और लो होने से क्या होगा, वहाँ के आसपास के एरिए का, या जो भी कोई मोटर बाइक है, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी है, उसके अंदर जो हमें रेडिएटर यूज़ करते हैं उसके अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। और अगर वाटर जो है वो फ्रीज़ हो गया तो क्या नहीं हो पाएगा, वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ कहीं पे भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसी समय ही उसके रेडिएटर में क्या डाल देते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। वो ज़्यादातर क्या होता है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो वो क्या करता है, वो जैसे ही वाटर के साथ मिक्स होता है तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस करने का मतलब जो पहले वाटर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन रहा था, अब वो कहाँ पे जाकर बनेगा, -20 डिग्री पे या -30 डिग्री पे जाके वो आइस बनेगा, पानी। तो इससे क्या हो जाएगा, उस रेडिएटर के अंदर कभी आइस जम नहीं पाएगी और रेडिएटर है वो अपना अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो कौन सा यूज़ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। या वो पूछेंगे भी जो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है जब उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो यही कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। दूसरी बात आ जाती है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। तो हम देखते हैं कि जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, हमारे इंडिया कंट्री के अंदर ही लगाएं तो हमारे जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लद्दाख है, उन एरिया में क्या होता है, सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिससे क्या होता है पूरे का पूरा जो रोड है वो क्या हो जाता है, जो सड़क होती है वो बर्फ़ से ढक जाती है, जिससे क्या है आवाजाही जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा क्या हो जाता है, ठप पड़ जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या किया जाए, ये तो है नहीं भी मतलब हम बर्फ़ को क्या करेंगे, कस्सियों से तोड़ के अलग कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो क्या करते हैं वहाँ पे NaCl या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाल देते हैं। अब जैसे ही उन रोड्स पे, उन जगहों पे क्या किया जाता है, NaCl या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर देते हैं, उनके ऊपर, रोड के ऊपर फेंक देते हैं, तो क्या होता है, ये उस आइस वाटर के साथ मिलकर क्या कर देता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस कर देता है। हमें पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगा, तो वहाँ पे तो 0 से नीचे भी चला जाता है टेम्परेचर कई बार। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, ये क्या करते हैं, उस आइस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देते हैं, यानी माइनस में ले जाते हैं। माइनस में जाने से क्या होगा, अब वो जो आइस है वो मेल्ट करके क्या हो जाएगी, पानी बन जाएगी। पानी बन जाएगी तो रोड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि वाई सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड आर used to cleaning ice on the road। तो आप बताओगे it mix with the ice water या ice and depress the freezing point of the water due to which the water is not convert into ice, so road is clean। ओके, तो ये हमारे पास इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। तो कई बार पूछ लेते हैं इनका रीजनिंग क्वेश्चन।
तो लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया था कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं जिसमें हमारे पास क्या पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ सकता है यानी डेल्टा टीएफ पूछ सकता है, या आपसे क्या पूछ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो ये आपसे पूछ सकता है। जैसे न्यूमेरिकल हम एक एनसीईआरटी का सोल्व कर रहे हैं, कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपको बताया भी ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ही यूज़ करते हैं। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। कह रहा है मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये क्या हो गया, सोलवेंट। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टीएफ, और दूसरा हमने क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो क्या क्या गिवन है हमें गिवन है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, कितना बोला उसने, 45 ग्राम। मास ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोलवेंट हमें कितना दिया गया है, 600 ग्राम। KF हमें गिवन है, कितना दिया गया है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला बताया क्या होता है, C2H6O2। तो कार्बन का मास हमें पता है कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो इससे हमने क्या निकालना है, सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो पहले इसका मास बना लेते हैं, 12 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 2 × 16। तो कितना बन जाएगा, 24 + 6 and 32, 24 6 30 32, ये हो गया हमारे पास 62। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ हमें पता है क्या होता है, KF W2/M2 × 1000 बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 यानी गिवन मास ऑफ द सोलवेंट। KF कितना है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। W2 कितना है हमारे पास, 45 ग्राम। M2 मोलर मास कितना हमारे पास, 62 ग्राम। और N2 क्या है, 1000, और डिवाइडेड बाय हमारे पास गिवन मास ऑफ द सोलवेंट कितना है, 600 ग्राम। तो ये हमारा ग्राम से ग्राम कट गया, और ये हमने इससे कट कर दिया। ठीक है, इसको जब हम करेंगे टोटली सोल्व, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25, कितना आ जाएगा, 2.25 केल्विन। ये क्या है हमारे पास, डेल्टा टीएफ। अब हमें पता है डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, टीएफ जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास TF0 माइनस TF, यही होता है। हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है। तो सोल्यूशन का क्या होगा, ये तो प्योर सोलवेंट का है और ये क्या है, सोल्यूशन का। सो जो हमारे पास TF होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, TF हम इस साइड लेके आए, या हम कहें कि ये वाला जो TF है नोट है वो उस साइड ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, TF0 माइनस डेल्टा TF। अब TF0 यानी प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी 273.15 पे, और ये कितना आया हमारे पास, 2.25 केल्विन। तो ये हम जब इसमें से माइनस करेंगे 2.25, तो क्या आएगा, 090, कितना आ गया देखो हमारे पास, 270.90 केल्विन। तो क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है ना। यही तो हमने बोला था क्या, कि जब हम कोई सल्यूट डालेंगे नॉन वोलाटाइल सोलवेंट के अंदर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। पहले देखो हमें प्योर वाटर हमें पता है कितने पे फ्रीज होता है, 273.15 पे, पर जब हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाला इसके अंदर, तो कितना आ गया, 270.90 केल्विन। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल से डिक्रीज कर गया ना। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान सा है, बस आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, और आपको समझ आना चाहिए भी हमें क्या क्या गिवन है इसके अंदर।
तो इसकी चैप्टर ख़त्म होने पे मैं असाइनमेंट दूंगा, उसमें इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, तो आप करोगे सोल्व। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच जाता है हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंट होफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वेंट होफ फैक्टर। इसको आइटा से डिनोट करते हैं, यानी आइटा। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करने से पहले क्या देखा गया, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, चाहे है वो हमारे पास क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, और चाहे है वो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चाहे है वो हमारे पास क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो क्या पाया गया, ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया कि उसका जो थ्योरेटिकल मास होता है, ठीक है, जो उसका थ्योरेटिकल मास होता है वो कैलकुलेटेड मास से कभी भी क्या नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, यानी कभी ज़्यादा आ रहा था और कभी क्या आ रहा था, कम आ रहा था। मतलब जैसे कहने का मतलब ये, जैसे हमारे पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड, इसका अगर हम मास कैलकुलेट करें थ्योरेटिकल कंसेप्ट से, यानी जो हमारा थ्योरी का कंसेप्ट है, हमें पता है कार्बन कितने इसमें 2, तो एक कार्बन का 12 होता है मास, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक का होता है 16, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4, तो 1 का होता है 1, तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यानी इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास आएगा वो कितना आना चाहिए, 60 ग्राम आना चाहिए। तो अगर हम इसी सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करें किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, अगर तो वो आ जाता है 60, फिर तो ठीक है, हम कहेंगे कि नॉर्मल मोलर मास है। पर जितनी बार भी स्टडी किया गया वो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा वो मास इस मास के इक्वल नहीं आया, वो उससे क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, यानी ये 120 आ रहा था हर केस में। तो इसी को क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमें पता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 60 आना था, पर जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया तो ये पता चला कि इसका मास क्या है, इतना ना आकर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। उसी तरह से जब हमने सोडियम क्लोराइड सल्यूट का किया तो कई केसेस में तो ये कितना आ गया, 23 आ गया, और कई केसेस में कितना आ गया हमारे पास, 35.5 आ गया। तो इसका मतलब भी यही है कि इसका जो नॉर्मल मोलर मास है वो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इजेक्ट नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर फिर स्टडी की गई किसके द्वारा, वेंट होफ के द्वारा, और वेंट होफ ने ये बताया कि जब कभी भी कोई सोल्यूशन बनता है तो उसमें सल्यूट क्या शो करता है, या तो एसोसिएशन या क्या शो करता है, वो डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब आपस में जुड़ जाना, और डिसोसिएशन का मतलब जो सल्यूट है वो स्मॉल पार्ट में टूट जाए। जैसे इस वाले केस में कितना आया, 120, हमें पता है एक का कितना है 60, तो 120 कितनों का होगा, 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, और ये हमें पता ही है क्योंकि एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे वो आपस में 2 मॉलिक्यूल जुड़ के रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये एक आयनिक साल्ट है, और जब इसको वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो कई बार ये सोडियम आयन का मास दे देगा जो हमें पता है कितना है, 23 है, कई बार ये क्लोरीन का दे देगा जिसका हमें पता है कितना है, 35.5 है। तो इसको क्लियर करने के लिए, यानी हमें क्या पता अब किस में एसोसिएशन हो रही है, किसके अंदर डिसोसिएशन हो रही है, तो जो वेंट होफ था उसने सिंपल एक नाम दे दिया, वेंट होफ फैक्टर, जिसको क्या नाम दिया गया, आइटा। क्या नाम दिया गया, आइटा। तो आइटा कैसे कैलकुलेट की गई अलग अलग केस में, मोलर मास के केस में, प्रॉपर्टी के केस में। तो पहला केस आइटा किसकी इक्वल है, कह रहा है ये हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा ये हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या हमारे पास एक्सपेरिमेंटल
वैल्यू कह लो, ये एक्सपेरिमेंटल, ये हमारे पास का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय में आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू, क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला तो हम इस टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये मतलब जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके बेस पे निकाली है वैल्यू उसकी, वो वाली। और कैलकुलेटेड वैल्यू यानी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से जो हमने निकाली है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो वाला है। इन दोनों की रेशो ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई यानी आईटा। या दूसरी टर्म्स में हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नीचे क्या ले लेंगे हम, नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू यानी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से आती है हमारे पास, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, तीसरा हम किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, मास की टर्म में। तो मास की टर्म में कैसे लिखा जाएगा, मास की टर्म्स में हमने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी थी हमारे पास, चाहे हमारे पास थी वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चाहे थी वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें हमने देखा था क्या कि जो हमारे पास मोलर मास आ रहा था वो सभी के केस में क्या आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। क्या आ रहा था हमारे पास, मोलर जो मास है वो किसके नीचे आ रहा था, हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म्स में आ रहा था। ठीक है, किसकी टर्म नीचे आ रहा था, डिनोमिनेटर्स टर्म्स में। जैसे डेल्टा टी बी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या था, के बी W2 M2 1000 बाई W1। उसी तरह से डेल्टा टी एफ के केस में के एफ W2 M2 1000 बाई W1। तो जितनी भी टर्म्स देख लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सभी में M2 यानी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आर इन द डिनोमिनेटर टर्म्स, यानी नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जब हम इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता ऊपर क्या आना चाहिए, ऑब्जर्व मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या आना चाहिए, ऑब्जर्व। पर हमें पता है वो क्या होता है, 1/m2 होता है। क्या होगा वो, 1/m2 होगा। यानी जो ऑब्जर्व है वो तो क्या आ जाएगा, नीचे, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। क्या हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल मास ऑफ द सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जर्व मास ऑफ द सॉल्यूट। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। मतलब जैसे हमने एसिटिक एसिड वाला केस किया था ना, हमें पता है एसिटिक एसिड का अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्या है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, कितना मास आता है, 60। कितना आता है, 60 आता है। पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, भी इसमें 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं। 2 इकट्ठे होने का मतलब क्या है, इसमें 2 मॉलिक्यूल का मास ऐड होगा, यानी वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्व मास होगा। यानी उस केस में अगर हमने क्या निकालना है, आईटा निकालना है, तो क्या बनेगा, 60/120 यानी 1/2 आएगा। क्या हमारे पास, वेंट होफ फैक्टर किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो इस तरह से हम वेंट होफ फैक्टर आईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कब, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जो सॉल्यूट है, वो क्या है, नॉन आयनिक है। क्या है, नॉन आयनिक। पर अगर है वो आयनिक, अगर क्या है वो आयनिक, तो उसका सिंपल क्या, कितने आयंस बनेंगे उसके हिसाब से हम निकालते हैं। जैसे KCl है, KCl अब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K + Cl नेगेटिव, तो कितने आयन बन रहे हैं, 2। तो इसका आईटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सपोज करो अगर ये होता BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो ये कैसे टूटता, कैल्शियम ले लेते हैं चलो, तो ये कैसे टूटता Ca2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव, तो एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन, तो कितने हुए टोटल 3, तो आइटा कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड की, आयनिक सल्यूट की आइटा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है भी जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर स्टडी की, उसके अंदर कैसे कुछ चेंजेस किया जाए कि हमें ये सारी इक्वेशन चेंज ना करनी पड़े। तो वेंट ऑफ ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, क्या करना है आपने, जितनी भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई हैं इनके साथ क्या कर दिया जाए, आइटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस साइड पे, ठीक है, किस साइड पे, इस साइड, यानी जो हमारी क्या होगी, मेरी जो होगी वो क्या होगी राइट हैंड साइड, इस साइड आपने क्या कर देना है, इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इसमें हमें फिर ज़्यादा कोई कैलकुलेशन और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम जो वैल्यू आई है अब नॉर्मल मोलर मास की, उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, हमने आइटा से मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब छोटा सा इसी के अंदर लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या बताना हमने, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। उसके बाद इसके एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये किन के अंदर होगा, उन सल्यूट के अंदर जिनके अंदर मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि हमारे कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इन द सॉल्यूशन। क्या होगा ये हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, कितने एसोसिएटेड हुए हैं, एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। कितने हमने टोटल लिए, मान लो हमने 100 लिए, उसमें से 10 एसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी हुई, 10/100, यानी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेंगे। जैसे मान लो कहता है हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, ए सब्सटेंस था, ये टूटा, इससे क्या बना, बी बना, और इससे क्या बना, सी बना। क्या बना हमारे पास, इससे ए से क्या बन गया, बी और सी बन गया। तो हमने क्या सपोज किया हुआ है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, ए की 1 मोल थी, कितनी थी, 1 मोल थी। और हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये हम कहें डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ पे सॉरी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ए की, वो कितनी है हमारे पास, अल्फा। कितनी है, अल्फा। जब टाइम t 0 था तो उस टाइम तो a ही था, अकेला 1 था, b और c क्या थे, 0 0 थे। लेकिन जैसे ही टाइम बीता तो b और c बन गए। b और c बनने से क्या हुआ हमारे पास, जो बाकी बचेगा सैंपल एट टाइम t, वो कितना बचेगा हमें, हमारे पास टोटल 1 था, तो 1 में से कितना कर देंगे हम, माइनस अल्फा कर देंगे। कितना कर देंगे, माइनस अल्फा कर देंगे। तो हम मान रहे हैं क्या कि इसके कितने बने हैं, n1, इसके कितने बने हैं, n2। तो टोटल हमें पता है क्या होगा, n1 प्लस n2 सो ऑन, वो हमने टोटल n ले लिया, ठीक है। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कितना था 1, ये कितने थे 0, ये कितने थे 0, ठीक है। और हमने कितने लिए हुए हैं, इसके n नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं। कितने लिए हुए हैं हमने, n नंबर ऑफ मोल्स लिया हुआ है। तो हमें पता है क्या, जब टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t, यानी कुछ हो गया 5-10 मिनट जो भी है, तो ये कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास कितने बने हैं, अल्फा, ये भी अल्फा। तो हम मान रहे हैं अभी टोटल n मान रहे हैं, ठीक है। कितना मान रहे हैं हम, टोटल n मान रहे हैं।
तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम टोटल कितना होगा हमारे पास, इन सभी का सम होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये बाकी जितने कितने बचे होंगे जब रिएक्शन चल रही है हमारे पास, इसका माइनस जो भी है टोटल, सॉरी माइनस नहीं, इनका टोटल लेंगे वो हमारे पास होगा। तो कितना होगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एन अल्फा, ठीक है, क्या हमारे पास एन अल्फा, और हाँ जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है देखो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मीन्स इसका एक मॉलिक्यूल 2 में टूटता है, सीधी सी बात है। अभी इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है अल्फा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, एन अल्फा प्लस एन अल्फा लेना चाहिए, नहीं, एक बार ही हम एन अल्फा लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ए की वो कितनी है, अल्फा है। अब सीधी सी बात है, अभी आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, यानी इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है 10 है, तो वो 10 के चाहे एक मॉलिक्यूल पूरा बना ले, वो चाहे वो 10 के 2 बना ले, यानी वो 5-5 में टूट जाए। यानी इसको हम एक बात से समझ सकते हैं, अभी 10 रुपये हैं, आपने एक तो 10 रुपये वाला पेन ले लिया या आपने 5-5 वाले 2 ले लिए, तो बात वही है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसकी अल्फा है, पर हमने इसको एन अल्फा के अंदर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा अब इस केस में वो क्या बचेगा, टोटल कितने बचेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें, तो जो हमारे पास देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो या डिवाइड करते हैं, जो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ठीक है, ये बचेगा। तो यानी ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व है, क्या ये हमारे पास ऑब्जर्व है। तो अब आइटा निकालो, आइटा किसके इक्वल होगा हमें पता है, क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व कितनी है हमारे पास, ऑब्जर्व है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें से क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, इस इक्वेशन में से अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या आ जाएगा, आइटा माइनस 1 बाय n माइनस 1, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय n माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं किसके अंदर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब बात करेंगे हम किसके अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर अब क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा हमारे पास, उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हमारे पास क्या है, सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है Na, ठीक है, क्या है Na, और ये क्या हो रहे हैं हमारे पास, एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट यानी वो जुड़ रहे हैं, और जुड़कर क्या बना रहे हैं, An। वही सेम कंडीशन क्या, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कितना था 1, ये कितना था हमारे पास 0, कितना था ये 0 था। तो जैसे जैसे हमें पता है टाइम बीतेगा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ती जाएगी, तो कितनी बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास जब टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t हो गया तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा बाय n, और ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बाय n बचेगा। सॉरी क्या है ये हमारे पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसकी अल्फा ना, तो 1 माइनस अल्फा होगा हमारे पास। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है क्या होगा हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, यही होगा हमारे पास, क्योंकि 1 था ये, इसमें से अल्फा टूट के
टूट के या हम कहें अलग होके एसोसिएट हो गए हैं और अल्फा बाई एन वो बन गए हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कितने बने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बनेंगे। अब हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये यानी ये हमारे पास ऑब्जर्व भी है और कैलकुलेटर तो अपने को पता 1 ही है, तो क्या होगा ऑब्जर्व कितना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बाई 1। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, अल्फा वैल्यू निकालें, क्या निकालें, अल्फा वैल्यू निकालें, तो वो हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी 1 माइनस आइटा, कितनी आएगी 1 माइनस आइटा इंटू एन बाई एन माइनस 1। इस तरह से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकाल सकते हैं, किसके अंदर, जो हमारा क्या है सब्सटेंस है जिसके अंदर डिसोशिएशन हो रही है उसके अंदर। सॉरी बेटा मिस्टेक से ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, पहले वाला डिसोशिएशन था, ठीक है, बस ये इतना चेंज हुआ है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और पहले वाला जो था वो हमारे पास क्या था, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो फॉर्मूला आपको मेन याद रखना, इस बेस पे न्यूमेरिकल आता है। तो जैसे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को याद हमने रखना है। तो जैसे हम करते हैं एक न्यूमेरिकल, हाँ जी, इसमें अपने को क्या गिवन है, कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, कितना है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी हमें क्या दिया हुआ है, W2 मास ऑफ द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, और ये क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया 25 ग्राम बेंजीन के अंदर, यानी W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट 25 ग्राम। तो कह रहा है शो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आपको क्या दिया गया है, डेल्टा TF कितना दिया गया है 1.62 केल्विन। तो कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, यानी आपको क्या गिवन मिल गया KF, क्या मिल गया गिवन KF कितना है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड, जो हमारे इसके अंदर एसिड है बेंजोइक एसिड, उसकी कितनी परसेंटेज जो है एसोसिएशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है मोलर मास किसके इक्वल होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में KF इंटू W2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा TF, क्योंकि M2 हमने निकालना है, इंटू 1000 बाई W1, यानी इनकी वैल्यू पुट करो सभी की। तो ये हमारे पास 4.9, यूनिट नहीं लगा रहा मैं एक बार क्योंकि मोलर मास है तो ग्राम्स में आ जाएगा सीधा। तो 49, W2 कितना हमारे पास 2 ग्राम, और इंटू क्या है 1000, और नीचे क्या डेल्टा TF वो कितना हमारे पास 1.62, और W1 कितना हमारे पास 25। ठीक है, तो डेसिमल हटा लो इसके, इसके 2 हैं उसके 1 हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी और 1 0 ऊपर चली जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ये बन जाएगा इसको 2 से या 4 से जो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 242 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जर्व मोलर मास आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जर्व मोलर मास कितना आया है, ऑब्जर्व मोलर मास कितना आ गया 242 ग्राम पर मोल। अब हम क्या निकालेंगे, आइटा। तो आइटा हमें पता है क्या होता है, नॉर्मल मास बाई ऑब्जर्व मास। तो ऑब्जर्व तो हो गया 242, अब नॉर्मल क्या दिया हमें, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH। तो निकाल लीजिए, तो कितने कार्बन है 6, ये रहे और एक ये 7। तो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 7, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 + 1 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 16, तो 12 इंटू 7 84 प्लस 6 प्लस 32। तो ये हमारे पास बनेगा कितना, बन जाएगा 122 ग्राम। तो आइटा निकलेगा हमारे पास कितना 122 बाई 242। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जब हम निकालेंगे
0.504 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास क्या निकला है, आईटा निकला है। हमने क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एसोसिएशन वाला। क्या लगाना पड़ेगा, एसोसिएशन वाला। तो आईटा की वैल्यू याद रखो, यहाँ पे 0.504 है। तो हमें पता है क्या कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल थे बेंजोइक एसिड के, तो ये एसोसिएशन शो कर रहे हैं। तो हमें पता है क्या बना लेंगे, ये मॉलिक्यूल दो जो थे वो जुड़कर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमें पता है ये पहले 1 था, ये 0 था, लेकिन जब टाइम बीता ये 1 माइनस अल्फा हो गया और ये हमारे पास अल्फा बाई 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने बच जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाई 2 बच जाएगा। तो हमें पता है जो हमारे पास आईटा है, यहाँ पे हमारे पास आईटा है, ये चीज़ है। हमने क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो हमें पता है यहाँ से जब हम आईटा की वैल्यू पुट करेंगे 404 1 माइनस अल्फा बाई 2 और इसमें अल्फा पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो हमारे पास है 1, इस वाले में से क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.504 और इनटू क्या है हमारे पास 2। तो जब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 99.2%। तो इसी तरह से अगर ये डिसोसिएशन वाला होता तो उसमें 1 माइनस अल्फा ना आकर क्या हो जाता, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाता। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसको पढ़ो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है वो पूछो। इसके असाइनमेंट आज ही मैं डाल दूँगा, तो कोई भी जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, न्यूमेरिकली थियोरेटिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे, एक दिन दे देते हैं, आप उसमें पढ़ लो ये चैप्टर सारा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे नेक्स्ट टाइम जो है, यानी एक दिन का गैप देकर हम डिस्कस करेंगे। कौन से वाला, वो हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।